सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो आज के दिन दोस्तों HDFC बैंक आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, भले मार्केट आज के दिन ऑफ है फिर भी। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि कुछ दिनों बाद सभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। कौन से क्वार्टर के? तो Q2 के। और अगर हम बात करें बैंक्स के बारे में तो बैंक्स इस Q2 में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है, क्योंकि इस Q2 में अगर देखा जाए तो जितना भी RBI का MPC मीटिंग हमें देखने को मिला उसमें हमें रेट कट्स होती हुई दिखी और 6.5% का जो रेपो रेट हमें देखने को मिलता था वो 5.5% पे आ चुका है, यानी कि 1% तक रेपो रेट RBI ने कम कर दिया है। इसका मतलब लोन्स पहले के मुकाबले जो है वो अब हो चुकी हैं सस्ती। तो इससे मार्केट एज्यूम करेगी कि Q2 में जो बैंक्स हैं, NBFCs हैं, इनके न्यू लोन्स बुकिंग हमें काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करते हुए नज़र आ जाए। और वो चीज़ हमें कैसे देखने को मिलेगा? तो वो चीज़ कंपनी खुद बताएगी अपने बिजनेस अपडेट के ज़रिए। और आज के दिन HDFC बैंक ने अपने Q2 के बिजनेस अपडेट को शो कर दिया है, तो चलिए उसको समझते हैं अच्छी तरह से। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो दोस्तों बिजनेस अपडेट में सबसे पहले कंपनी ने हाईलाइट किया है एवरेज डिपॉजिट, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% से ग्रो किए हैं। और अगर हम बात करें एडवांस की तो उसमें हमें 9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो 15.1% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है एवरेज डिपॉजिट्स में, और वो नंबर 27.15 लाख करोड़ तक जा चुका है इस Q2 के एंड तक। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 23.54 लाख करोड़ हमें देखने को मिलता था HDFC बैंक का एवरेज डिपॉजिट्स। उसके अलावा दोस्तों एवरेज एडवांस अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो हो चुका है 27.95 लाख करोड़, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें 9% से ग्रो करता हुआ नज़र आया है। और अगर हम बात करें Q1Q बेसिस पे तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है सिर्फ 2% की, यानी कि सिंगल डिजिट की। और अगर हम बात करें दोस्तों एवरेज एडवांस के बारे में तो वो 1.9% से ग्रो किया है Q1Q बेसिस पे, और ये 2% से जो ग्रो किया था वो एवरेज डिपॉजिट्स ग्रो किया था Q1Q बेसिस पे, ठीक है। और इसके अलावा और भी पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो 28.01 लाख करोड़ देखने को मिलता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12.1% से ग्रो किया है। और Q1Q बेसिस की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ हमें 1.4% से देखने को मिली है। और पीरियड एंड एडवांस अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पर हमें 8.9% से ग्रोथ देखने को मिला है, और Q1Q बेसिस पे 3.1% की ग्रोथ दिखी है। और ग्रॉस एडवांस की बात करें तो वहाँ पर हमें 9.9 ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ विटनेस करने को मिली है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो। उसके अलावा दोस्तों और भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के एवरेज की बात कर सकते हैं, 8.5% से वो ग्रो किया है। एवरेज टाइम डिपॉजिट्स की बात करें तो वो हमें 18.6% से ग्रो करती हुई दिखी है। CASA डिपॉजिट्स की बात करें तो वो हमें 7.4% से ग्रो करता हुआ दिखा है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो बोल सकते हैं एवरेज डिपॉजिट्स का है, एडवांस का है, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस Q2 में 1% रेपो रेट कम होने के बावजूद भी ये नंबर ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हमें नंबर दिख रही है। क्योंकि Q1 की अगर हम डेटा की बात करें तो वहाँ पर जो डिपॉजिट्स हमें देखने को मिले थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% से ग्रो किए थे।
और एडवांस हमें ग्रो करता हुआ दिखा था 7% से। तो एडवांस तो चलो इस बार पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा ग्रो किया है, बट डिपॉजिट्स की बात करें तो इस बार 15% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 16% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की थी। तो बोल सकते हैं नंबर ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नंबर हम इसको नहीं बोल सकते, बट हाँ एक डिसेंट नंबर हम इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। सो दोस्तों HAL से रिलेटेड रिसेंट टाइम्स में कुछ बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जिसमें एक न्यूज़ तो ये देखने को मिला था कि HAL को मिल चुका है एक अनदर जेट इंजन, किसके तरफ से, जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से, और किस चीज़ के लिए, तेजस लाइट कॉम्बैक्ट जेट के लिए, जिसकी डिलीवरी को लेकर ऑलरेडी कई सारे र्यूमर्स हम देख रहे थे और रिपोर्ट्स भी देख रहे थे और ऑफिशियल अपडेट्स भी देख रहे थे कि अक्टूबर एंड में 2 तेजस की डिलीवरी हमें देखने को मिलेगी और आगे चलकर ये पेस एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा या फिर उसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और इंजन्स की डिलीवरी अगर अच्छी रहती है तो नो डाउट जो कमेंट्री है उस कमेंट्री के हिसाब से डिलीवरीज भी हमें दिख सकता है। तो ये न्यूज़ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अभी रिसेंट टाइम में गोल्डमैन सैच के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड उन्होंने मेंशन किया है एज ए डिफेंस शेयर होल्डर, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सीबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स, काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट किया जाता है। और सीबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिखते हैं, जो कि आप देख सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर इस चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्डमैन सैच के हाइलाइट्स के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड उन्होंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले मेंशन किया है उन्होंने डोमेस्टिक डिफेंस टोटल एड्रेसेबल मार्केट के बारे में। तो वो फिलहाल देखा जाए अगले 20 सालों में तो 6 फोल्ड यानी कि 6 गुना होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर हम करेंट फाइनेंशियल ईयर से देखें तो, या फिर बोल सकते हैं 2025 के फाइनेंशियल ईयर से देखें तो। और अगर ये 6 गुना होने की पॉसिबिलिटीज़ है तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं उनके लिए फ्यूचर थोड़ी सी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राइट हमें देखने को मिल सकती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो वो ये है कि अभी के टाइम पे जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट हमें देखने को मिलता है वो आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 50,000 करोड़ तक करना है, और लास्ट ईयर 23,600 करोड़ हमें देखने को मिलते थे। और डिफेंस एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है वो HAL का दिखता है, बट एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है कि HAL का रेवेन्यू डोमेस्टिक बिजनेस से कितना आता है और एक्सपोर्ट से कितना आता है। जब फ्यूचर में वो डेटा अपडेट होगी तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ पर HAL, BEL जैसी कंपनीज़ के नाम हमें सुनने को मिलते हैं। और उसके अलावा दोस्तों प्राइवेट डिफेंस प्लेयर्स से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं। इसमें बताया गया है कि आने वाले सालों में इनके जो EPS का ग्रोथ रेट रहेगा वो 32% CAGR से देखने को मिल सकती है। अगर हम PSU स्टॉक्स की बात करें तो उनके EPS में ग्रोथ रेट 13% CAGR से दिख सकता है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी मच बेटर देखने को मिल सकती है बोल सकते हैं गवर्नमेंट प्लेयर्स के कंपैरिजन में। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप डिफेंस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, चाहे HAL या किसी अदर कंपनीज़ के। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। बात करते हैं इसके अलावा अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अभी पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी चीज़ आपको समझनी है। पिछले कुछ टाइम में पॉलीकैब इंडिया में देखा जाए तो काफ़ी शार्प कमबैक हमें विटनेस करने को मिला है। और वही अगर हम बात करें फरवरी मंथ में तो पॉलीकैब इंडिया की ये इंडस्ट्रीज हेवल ये सारी काफ़ी बुरी तरह से हमें सेल ऑफ की वजह से पिटती हुई नजर आई थी। बट उसके बाद अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कमबैक पॉलीकैब इंडिया ने किया है। अभी अगर देखोगे 52 वीक हाई से तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, कितना नीचे है 4.16% ही नीचे है। तो बोल सकते हैं नियर 52 वीक हाई हमें देखने को मिल रही है। तो इतने मैसिव कमबैक का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो देखो दोस्तों बोल सकते हैं इन्वेस्टर्स स्टार्टिंग में जो नए प्लेयर्स की एंट्री होने की वजह से एक कंसर्न क्रिएट कर रहे थे कि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है कंपनी के फ्यूचर के ग्रोथ को देखते हुए, तो उन सारी चीज़ों की वजह से वैल्यूएशन क्या हुआ था, टूटा था। अभी देखोगे तो 50 के आसपास की पी पे ये कंपनी चल रही है, जो कि एक टाइम पे 60 के ऊपर की पी पे देखने को मिलती थी। और यहाँ पर मेंशन किया गया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैं आपको बता देना चाहूँगा, जिसमें एक पॉइंट है अल्ट्राटेक ने सबसे पहले क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि उन्होंने जो एंट्री करने का प्लान किया था केबल्स एंड वायर्स सेक्टर में, तो उसके लिए उन्होंने एक बजट डिसाइड किया था
18 बिलियन रुपीज़ का। और उनके हिसाब से अभी के टाइम पे ये सेक्टर में वो इतना ही इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इससे इन्वेस्टमेंट वो बड़ा नहीं करेंगे। मतलब इतना ही पैसे लेकर वो उतरने वाले हैं। अगर बड़े अमाउंट लेकर उतरते तो हो सकता था कि केबल्स एंड वायर सेक्टर की जो बड़ी जायंट है पॉलीकैब, उसको एक टफ कंपटीशन मिले, बट इन्वेस्टर्स के हिसाब से ये नंबर ठीक है। चलो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस अमाउंट से मे बी अल्ट्राटेक पॉलीकैब इंडिया को देती हुई नज़र ना आए। और इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें अडानी ग्रुप से रिलेटेड, तो अडानी ग्रुप की तो सिनेरियोज ये है कि जब से अडानी ग्रुप की जॉइंट वेंचर की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी कच कॉपर्स के साथ, उस जॉइंट वेंचर के बाद कोई प्लान्स हमें अडानी ग्रुप की तरफ से आता हुआ देखने को नहीं मिला केबल्स एंड वायर सेक्टर्स से रिलेटेड। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए इन्वेस्टर्स की जो कंसर्न थी वो थोड़ी सी रिवर्स होती हुई नज़र आ गई। और साथ में ब्रोकरेज हाउस की जो कमेंट्री थी वो भी एक बोल सकते हैं आग में घी डालने का काम की है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि ब्रोकरेज हाउस से वो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलकर वायर्स एंड केबल्स का जो डिमांड है वो एज इट इज़ कंटिन्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में पहले जैसे ही खर्च हमें करती हुई नज़र आ सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम की वजह से केबल्स एंड वायर सेक्टर को एक प्रॉक्सी ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी वैल्यूबल थी। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। बाकी इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट्स। अभी टाटा इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली है। इसके पीछे का बेसिकली दो रीज़न आप बोल सकते हैं। एक है टाटा कैपिटल का IPO, जो कि हमें अगले दिन यानी कि बोल सकते हैं मंडे को ओपन होता हुआ नज़र आएगा। और दूसरा है टाटा कैपिटल के स्प्लिट, जो कि 1:10 की रेशो में कंपनी ने अनाउंस किया था। और इसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह सेट कर रखा है, जो कि 14 अक्टूबर का है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो है तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।